देखिए, आज अध्याय जो है 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 अध्याय 3। अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है निषेध, नियंत्रण और विनिमय से संबंधित है। निषेध, नियंत्रण और विनिमय से संबंधित है। किन किन क्रियाओं का निषेध आदि किया जाएगा उससे संबंधित है। निषेध, और नियंत्रण। निषेध और नियंत्रण साथ में विनिमय भी है उसका। तो निषेध और नियंत्रण से संबंधित है अध्याय 3। ये जो अध्याय है धारा 8 से शुरू होता है, सेक्शन 8 से। इसमें लिखा है कुछ संक्रियाओं का निषेध, कुछ संक्रियाओं का निषेध किया गया है, कुछ चीजों का निषेध किया गया है। किन किन चीजों का किया गया है वो नीचे देखेंगे हम। किन किन चीजों का निषेध किया गया है, निषेध मतलब रोका गया है करने से। तो इसमें लिखा है पहला किन किन चीजों का निषेध किया गया है। एक कहता है किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह कर। क्या करना रोका गया है? कोका के पौधे की खेती। कोका का पौधा जो होता है उसकी खेती को रोका गया है, उसके संग्रह को रोका गया है। बस इतना याद रखें। तो कोका के पौधे की जो खेती है और उसके किसी भी भाग का संग्रह है, कलेक्शन जो करते हैं, उसको भी रोका गया है। धारा 8 में रोका गया है। ठीक है, धारा 8 क्या लगाती है? रोक लगाती है। कोका के पौधे की आप खेती नहीं कर सकते, ना ही उसके किसी भाग का संग्रह कर सकते। दूसरा कहता है अफीम पोस्त या किसी कैनबिस के पौधे की खेती। ये काय की बात कर रहा है? अफीम, अफीम पोस्त, इसकी खेती के बारे में भी और इसके संग्रह को भी रोका गया है। पहला कोका के पौधे की खेती और संग्रह को रोका गया है। दूसरा अफीम या कैनबिस के पौधे की खेती और संग्रह को, दोनों को मतलब रोका गया है। तीसरा कहता है इसमें सी, नंबर लिख दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हुआ, ए बी सी लिख लो चाहे। किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानांतरण, सभी को रोक दिया गया है। जो भी एनडीपीएस वाले पदार्थ हैं, एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों का विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण को भी रोका गया है। इसके अलावा उसके कब्जे को भी रोका गया है। कब्जे के अलावा उसके क्रय विक्रय को भी रोका गया है। आदि लिख देते, ईटीसी कर देते। तो इन सारी चीजों को रोका गया है इसमें। उसके भंडारगण, उसके विनिर्माण, उसका विक्रय, परिवहन, कब्जा, अंतरराज्य का आयात, अंतरराज्य निर्यात, भारत में से आयात, भारत में से निर्यात, इन सारी चीजों को धारा 8 के अधीन रोका गया है। तो सिंपल है, इसमें कोई खास चीजें नहीं है। नीचे लिखा है चिकित्सकीय वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही, और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा निरूपित की गई है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी, पहले तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कोका का जो पौधा है उसकी खेती नहीं करेगा, उसका संग्रह नहीं करेगा, अफीम पोस्त वगैरह है उसकी भी खेती आदि नहीं करेगा, एनडीपीएस से संबंधित जो भी पदार्थ है उनका विनिर्माण नहीं करेगा, कब्जे में नहीं रखेगा, उसको भंडारण नहीं करेगा, भारत से आयात निर्यात नहीं करेगा, और भी जो चीजें हैं सारी से जुड़ी हुई वो सारी चीजें नहीं करेगा, उपयोग वगैरह, उपभोग वगैरह इसकी भी नहीं करेगा। लेकिन वो कह रहा है अपवाद क्या है? चिकित्सक, मेडिकल की बात कह रहा है, चिकित्सकीय, ये जो छूट देती है ना केंद्र सरकार, वो चिकित्सकीय छूट है अगर, या फिर अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति दे रखी है तो
इनकी शर्तों से अन्यथा, मतलब इनकी शर्तों से अन्यथा क्या नहीं करेगा, ये तीन चीजें नहीं करेगा। चिकित्सा की उपयोग के लिए जो सरकार ने छूट दे रखी है वो, और दूसरा अनुज्ञप्ति अगर धारण करता है तो, मतलब बगैर अनुज्ञप्ति के आप कोका के पौधे की खेती नहीं कर सकते, बगैर अनुज्ञप्ति के आप अपनी पोस्ट की खेती नहीं कर सकते, ये विनिर्माण कब्जा वगैरह ये भी नहीं कर सकते, ये कह रहा है धारा 8। नहीं, अगर करना है तो अनुज्ञप्ति अगर अपेक्षित है तो फिर अनुज्ञप्ति की जरूरत होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु कहता है, परंतु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए गांजा के उत्पादन के लिए कैनबिस के पौधे की खेती या चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजे के उत्पादन, कब्जा, उपयोग, क्रय विक्रय, परिवहन, भंडारण, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त में निर्दिष्ट करे। ये गांजे के बारे में अलग से कह रहा है कि गांजे के बारे में रोक तब से लागू होगी, गांजा जो होता है ना गांजा, तो गांजे के बारे में रोक कब से लागू होगी, जब तक केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला हो तभी से ये सारी रोकें जो लगी हुई हैं वो सारी रोक इस पे भी लागू होगी। कब से लागू होगी गांजे के निर्माण विनिर्माण बहुत सारी चीजों के बारे में कह रहा है। तो गांजे के बारे में रोक कब से लागू होगी, जब केंद्र सरकार नोटिस निकालती है, बजट में नोटिस निकालती है तो उस तारीख से इस पर रोक लागू होगी। अगर रोक सरकार ने नोटिस निकाल दिया है, कौन सा, केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार जो नोटिस निकालेगी उस देश से इस पे जो प्रतिबंध है वो लागू होंगे। तो जो प्रतिबंधों की बात कह रहा है गांजे के बारे में, तो इस पर प्रतिबंध कब से लागू होंगे, जब केंद्र सरकार नोटिस निकाल के अधिसूचना जारी करती है तो उस तारीख से इस पे प्रतिबंध लागू होंगे गांजे पे। परंतु लिखा, परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात अलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोषण के निर्यात को लागू नहीं होगी, ये समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है, अलंकारिक प्रयोजनों के लिए। अलंकारिक का मतलब डेकोरेशन के लिए अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेशन के लिए, तो उसमें ये चीजें लागू नहीं होती, ये वाले नियम उसमें लागू नहीं होती। कुछ डेकोरेटिव पीस बनते हैं या कह लीजिए गृह सज्जा कह लीजिए, है ना, डेकोरेशन में मतलब घर के सजाने के लिए चीजें बनाई जाती है ना, गुलदस्ते वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो वो कह रहा है अगर इनका उसका इस्तेमाल केवल गृह सज्जा मान लीजिए या डेकोरेशन मान लीजिए, डेकोरेशन के लिए किया जाता है तो ये वाली बातें इस पर लागू नहीं होती, डेकोरेशन वाले मामले में ये लागू नहीं होती। अगर अब आपको इनका क्या, इनका इस्तेमाल भी हो जाता है डेकोरेशन में, आर्ट है कि किसी भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है, कोका के पौधे वगैरह उससे कुछ बना दिया, अफीम के पोस्त से कुछ बनाया, है ना, कि केवल उसका उद्देश्य क्या है, केवल घर में सजा के रखने का बात कह रहा है। तो अगर डेकोरेटेड पीस है कोई जो भी एनडीपीएस पदार्थों से बनाया गया है तो उस पर ये बात लागू नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे आप। डेकोरेशन वाला अगर कोई पीस है तो फिर उस पर ये वाली बातें जो हमने पढ़ी, प्रतिषेध या निषेध वाली बातें जो पढ़ी वो इस पर लागू नहीं होती। किस पे लागू नहीं होती, जो अलंकारिक प्रयोजन, अलंकारिक का अर्थ डेकोरेशन ही होता है, अलंकारिक प्रयोजन के लिए किया गया है अलंकारिक। तो ये याद रखें, अलंकारिक या डेकोरेशन एक ही बात है, गृह सज्जा मान लो जो आप सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं चीजें, इस ये सारी एनडीपीएस, तो उन पर ये वाली बातें लागू नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखेंगे सेक्शन 9। तो कोई खास नहीं था, बस इतना ध्यान रखेंगे कि निषेध करता है धारा 8, बगैर अनुज्ञप्ति के, बगैर छूट के आप इन सारी चीजों की, कोका, अफीम और एनडीपीएस से निर्मित जो भी पदार्थ हैं उनकी आप खेती नहीं कर सकते, उनका संग्रह नहीं कर सकते, और उनसे संबंधित समस्त क्रियाएं हैं, विनिर्माण, विक्रय, कब्जा, आयात निर्यात, ये भी नहीं कर सकते, है ना। सारी चीजों पे क्या कराता है ये धारा, रोक लगाती है। इसके बाद आती है धारा 8A। इसके बाद जो धारा 8 है वो अपराध से प्राप्त संपत्ति से संबंधित कथित क्रियाकलापों का निषेध करती है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ तो इसने रोक लगाया था, अब ये कह रहा है कि कुछ संपत्ति मान लो अपराध से प्राप्त, मान लो जब्ती वगैरह में जो एनडीपीएस वाले जो पदार्थ होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है तो उनका क्या किया जाएगा उसके बारे में कह रहा है, उस पर रोक लगा रहा है, क्या किया जाएगा। 8 ये कहता है अपराध से प्राप्त संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का निषेध, रोक लगाता है। कैसी संपत्ति, जो अपराध में प्राप्त की गई, अपराध में प्राप्त है उसका प्रतिषेध कर रहा है।
क्योंकि अपराध में कौन से एनडीपीएस एक्ट पढ़ रहे हैं, तो एनडीपीएस ही जब मालू चरस पकड़ी, गांजा पकड़ा, अफीम पकड़ा, इनके बारे में कह रहा है कि जब ये पकड़े जाते हैं, कब जब क्राइम किया जाता है, अपराध किया जाता है, तो इनका प्रतिषेध कर रहा है। क्या प्रतिषेध कर रहा है, देखिए, कोई भी व्यक्ति, पहला कहता है ए, पहला क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। ये कहता है किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति उस संपत्ति का अवैध उद्गम छिपाने या उसके रूपांतरण के प्रयोजनों के लिए या अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या विधिक परिणामों से बचने के लिए इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से या ऐसे अपराध में भाग लेने से किसी कार्य में प्राप्त की गई है संपरिवर्तित या अंतरित नहीं करेगा। ये कह रहा है कि कोई भी संपत्ति जो इस अधिनियम के तहत अपराध में प्राप्त की जाती है, अपराध कोई व्यक्ति जानता है कि ये संपत्ति का यूज के इस्तेमाल क्या किया गया था, अपराध में किया गया था, अपराध में या किसी चीज को परिवर्तित कर, मतलब कुल मिला के अपराध में इस्तेमाल किया गया था, चाहे रूप परिवर्तित करने में किया गया हो, चाहे किसी भी प्रकार से किया गया हो, अगर वो व्यक्ति जानता है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल किसी अपराध में, मतलब एनडीपीएस से संबंधित किसी अपराध में इसका इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या नहीं करेगा, उसका संपरिवर्तित नहीं करेगा या अंतरण नहीं करेगा, तो वो इसका संपरिवर्तन भी नहीं कर सकता, संपरिवर्तन संपरिवर्तन नहीं कर सकता और अंतरण भी नहीं कर सकता ऐसी संपत्ति का जो काय में प्राप्त की गई है, अपराध में प्राप्त की गई है। एनडीपीएस से संबंधित संपत्ति है कोई, उसका इस्तेमाल अगर अपराध में किया गया है तो कोई भी व्यक्ति उसका संपरिवर्तन नहीं कर सकता, और दूसरा अंतरण भी, मतलब एक से दूसरे को नहीं दे सकता, रूप परिवर्तन भी नहीं कर सकता, ये रोक लगाती है धारा 8 है। इसके बाद बी है इसका, बी क्या कहता है, किसी संपत्ति की सही प्रकृति, स्रोत, अवस्थिति, व्यय को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तथ्य स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से प्राप्त की गई है नहीं छिपाएगा या उसका रूप नहीं बदलेगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर ऐसे अपराध में, सीधी सी बात है कि अपराध में अगर संपत्ति पाई जाती है, चाहे हमारे इंडिया की विधि का लॉ का उल्लंघन किया गया हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय किसी विधि का उल्लंघन किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर जानता है कि ऐसी संपत्ति अपराध में यूज की गई थी, तो वो संपत्ति को छिपाएगा नहीं। क्या नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं, छिपाएगा नहीं, और क्या नहीं करेगा, उसका रूप भी नहीं बदलेगा, उसका रूप भी परिवर्तित नहीं करेगा, तो उसका रूप भी नहीं बदलेगा, ना तो उसको छिपाएगा और ना ही उसका रूप परिवर्तित करेगा। अगर आप जानते हैं कि इस संपत्ति को काय में इस्तेमाल किया गया था, किसी अपराध में इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए सी क्या कहता है, सी कहता है जानते हुए किसी ऐसी संपत्ति का जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानीय विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से प्राप्त की गई थी अर्जन नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा या उपयोग में नहीं लाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब व्यक्ति जानता है कि ये जो संपत्ति है वो किसी अन्य देश की या जो विधि प्रचलित है, तत्स्थानीय विधि जो प्रचलित है, उस विधि का इसके द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो क्या नहीं कर सकता, उसका अर्जन नहीं कर सकता, इसका ना तो अर्जन करेगा ना कब्जे में रखेगा, तो अर्जन और कब्जा दोनों नहीं रखेगा, ना ही उपयोग में लाएगा। ठीक है, कब, जब इन संपत्तियों को, तो सारी चीजें इसमें क्या क्या निकल के आई, एक तो अपराध में अगर कोई संपत्ति यूज की जाती है एनडीपीएस, चाहे वो भारत की विधि का उल्लंघन किया हो उसने एनडीपीएस का, या किसी अंतरराष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया गया हो, तो वो अपराध में अगर यूज की गई है वो चीज या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज है, तो कोई व्यक्ति उसको संपरिवर्तित नहीं कर सकता, उसको अंतरित नहीं कर सकता, उसको छिपा नहीं सकता, उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकता, उसका अर्जन नहीं कर सकता, कब्जे में नहीं रख सकता, और ना ही उसको उपयोग में लाएगा। ये सारे काम पे रोक लगाती है कौन सी, धारा 8। कैसी संपत्तियों पर रोक लगाती है, सेक्शन याद रखना है, कैसी संपत्तियों पर रोक लगाती है, जो अपराध में इस्तेमाल की गई है। देखिए अब धारा 9 जो है वो अनुज्ञा देने से, अनुमति देने से संबंधित है। सेक्शन 9 कैसे संबंधित है, अनुज्ञा, अनुज्ञा देने से संबंधित है। अनुज्ञा देना, कौन देगा अनुज्ञा, पढ़ेंगे, केंद्र सरकार। अनुज्ञा कौन देगा, केंद्र सरकार।
इसको ऐसे याद रखना, अनुज्ञा कौन देता है? केंद्र सरकार। तो ये याद रखेंगे आप, कौन देता है अनुज्ञा? धारा 9 के अधीन अनुज्ञा कौन दे सकता है? केंद्र सरकार दे सकता है ना। देखिए पहला कहता है धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहती हुई केंद्र सरकार। 8 में 8 के अधीन रहती हुई क्यों लिखा? क्योंकि 8 में रोक लगाई थी, लेकिन यहाँ सरकार क्या दे रही है? अनुज्ञा दे रही है। कुछ स्थिति में अनुज्ञा दे सकती है सरकार, अनुज्ञप्ति लाइसेंस भी दे सकती है। तो उसी की बात कह रहा है कि धारा 8 में जो प्रतिषेध लगाया है उनके अधीन रहते हुए क्या कर सकती है सरकार? पहला कहता है ए, निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकती है, उसका विनिमय कर सकती है। यानी जो नीचे कारण बताए 3, उनके लिए केंद्र सरकार क्या दे सकती है? अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दे सकती है। जो अनुज्ञा दी जाती है वो अनुज्ञप्ति के रूप में दी जाती है, तो अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सरकार दे सकती है। क्या कर सकती है? पहला लिखा है कोका के पौधे की खेती, उसके किसी भाग का संग्रह, जब ऐसी खेती या संग्रह केवल केंद्र सरकार के लिए ही हो, ये स्पष्ट है। या कोका की पत्ती का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, उपयोग या उपभोग। तो ये कह रहा है कि जो अपन ने पढ़ा था कोका, इस बस इतना लिख दिया, कोका के पौधे से संबंधित समस्त मत चीजें, मतलब खेती करना उसकी, है ना, खेती के बारे में दे सकती है अनुज्ञप्ति, उसके परिवहन के बारे में दे सकती है, उसके उपभोग के बारे में दे सकती है, ये सारी चीजों के बारे में, मतलब जो भी चीजें हैं ईटीसी लिख देते हैं, ईटीसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कोका का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसकी खेती करने के बारे में केंद्र सरकार क्या दे सकती है? अनुज्ञप्ति दे सकती है, लाइसेंस प्रदान कर सकती है, उसके परिवहन के लिए कर सकती है, उसके उत्पादन के लिए कर सकती है, उसके कब्जे के लिए कर सकती है, उसके भंडारण के लिए कर सकती है। जो भी समस्त क्रियाएं होती है उसके लिए केंद्र सरकार अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकती। काय के पौधे की खेती, कोका के पौधे की खेती के लिए अनुज्ञप्ति दे सकती। कब देगी? लेकिन जब खेती काय के लिए हो? केवल केंद्र सरकार के लिए हो। केंद्र सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर की बात नहीं है जी, यानी केंद्र में ही रहेगा। केंद्र सरकार के लिए खेती करता है, यानी केंद्र सरकार के लिए खेती मतलब जो भी प्रोडक्ट जो उगाएगा, जो भी किसान होगा, वो उसका उसका सेल कहाँ पर रहेगा? केंद्र ही करेगा। तो केंद्र ही खरीद करेगा उनसे, आप उगाओ बस, केंद्र खरीदता है। उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है कि राज्य वाले कहें कि हम भी करवाएंगे कोका के पौधे की खेती और हम बेचेंगे। तो ये कह रहा है केवल केंद्र के लिए अगर कोई व्यक्ति करता है तो केंद्र सरकार छूट दे सकती है, किसान को छूट दे सकती है, उसको लाइसेंस दे सकती है कि वो खेती करे, परिवहन करे, भंडारण करे, उपभोगों को, ये सारी चीजों के लिए केंद्र सरकार उसको छूट दे सकती है। लेकिन शर्त एक है कि वो केंद्र सरकार के लिए ही उगाएगा, जो फसल करेगा वो किसके लिए करेगा? केवल केंद्र सरकार के लिए। ठीक है। दूसरा है अफीम पोस्त की खेती। दूसरा जो कह रहा है अफीम की, जैसा कोका के लिए दिया था वैसा अफीम के लिए भी सरकार चाहे तो अनुमति दे सकती है। अनुमति, अनुज्ञा पत्र जो भी है सरकार दे सकती है, इसकी खेती के लिए भी छूट दे सकती है। इसमें भी शर्त यही है कि खेती किसके लिए करेगा? केंद्र सरकार की। अगर वो कोई किसान आदि है जो केंद्र सरकार के लिए फसल या उगाने के लिए या खेती करने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार फिर उसको क्या दे सकती है? अनुज्ञप्ति दे सकती है। मतलब जो भी फसल उगाएगा उसको पूरी कौन करेगा? केंद्र सरकार खरीदेगी, और दूसरा केंद्र सरकार की निगरानी में ही उगाई जाती है। फसल का मॉनिटरिंग होता रहता है समय समय पर, उनके जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, जो एनडीपीएस से जुड़े अधिकारी हैं, वो जाके निगरानी करते रहते हैं, बीज वगैरह उपलब्ध कराना, ये सारे काम वही करते हैं। बस आपको मेहनत करना है, खेती करना, बाकी देख उसका मॉनिटरिंग वो लोग करते रहते हैं कि कितना क्या हुआ, ताकि आप उसका गबन ना कर पाए। उसके लिए भी सजा है खेती में, जब गबन करते हैं आप, अगर एनडीपीएस की खेती करते हैं आप, उसका गबन करते हैं तो आगे जाके अपन उसका भी दंड पड़ेंगे। ये अगला है तीसरा, अफीम का उत्पादन और विनिर्माण तथा पोषण का उत्पादन। तो ये कह रहा है अफीम की खेती, साथ में क्या है? अफीम का उत्पादन के बारे में उत्पादन, और साथ ही पोस्ट, अफीम उत्पादन विनिर्माण, उत्पादन भी है और विनिर्माण भी है। विनिर्माण और साथ ही पोषण की बात की कह रहा है, पोषण, पोस्ट कहाँ गया? पोषण, पोषण जो है उसके बारे में भी क्या कह रहा है? उपयोग और उपभोग के बारे में, उपयोग और उपभोग दोनों ही है।
उपभोग के बारे में भी केंद्र सरकार क्या दे सकती है, लाइसेंस दे सकती है, लाइसेंस प्रदान कर सकती है। अफीम का उत्पादन किया जाता है या उसका विनिर्माण किया जाता है ना, बनाया जाता है, या पोषण के उपभोग के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसका तो बने रहते हैं, इसके तो कई जगह हैं पोस्ता के। तो नॉर्मली पोस्ता क्या होता है, पोस्ता पता है ना, जो अफीम की जो डंडी वगैरह जो होता है थोड़ा बहुत उसमें क्या रहता है, अफीम का थोड़ा सा नशा रहता है, तो ये पोस्ता होता है, इसका इसका लाइसेंस सरकार देती है। जैसे कि आपके शराब की दुकानों के लाइसेंस होते हैं, वैसे पोस्ते के भी लाइसेंस होते हैं। भांग के ठेके होते हैं, वैसे इनके भी ठेके होते हैं। भांग के भी ठेके होते हैं, ऐसे इनके ठेके होते हैं पोस्तरण के। तो इसके सरकार देती है, लाइसेंस देती है इसके ठेके की। तो वो ये कह रहा है कि सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो इसके लिए लाइसेंस इशू कर सकती है। तो क्या देती है लाइसेंस, धारा कितने में दे रही है, 9 में दे रही है ना। लाइसेंस कहाँ दे रही है सरकार, धारा 9। जिस आप याद रखें कि लाइसेंस की बात अगर करें या अनुज्ञा एक की बात है, तो आप याद रखें कि धारा 9 ही है। तो लाइसेंस की बात कर रहा है, अनुज्ञा की बात कर रहा है, कौन देता है, बस इतना याद रखें, केंद्र सरकार। कौन दे सकता है, केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पावर नहीं है। ठीक है। इसका दूसरा है का ए, दूसरे का तीसरे का ए है, तीसरे का ए और है इसमें। ये कहता है ऐसे पौधे से जिससे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोषण का कब्जा रखने, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, भंडारण, विक्रय, क्रय और उपयोग और उपभोग। ये क्या कह रहा है, मैंने बताया था ना कि जो अफीम का जो पौधा होता है उसमें चीरा लगाना पड़ता है, उसके बाद इसका रस निकलता है, उसके बाद अफीम बनती है। तो ये कह रहा है कोई उसका जो फल है उसमें अभी चीरा नहीं लगाया गया है, केवल फल है। तो जो फल का आयात निर्यात वगैरह करना, उसको भी, उसके लिए भी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर अनुज्ञप्ति को उसको भी परिवहन नहीं कर सकते कि केवल फल है आप ले जा रहे हैं, भले चीरा ना लगा हो। तो उसके भी आयात निर्यात के लिए केंद्र सरकार क्या दे सकती है, अनुज्ञप्ति दे सकती है कि हाँ चलिए फल है, अभी चीरा नहीं लगा, उसमें से उसका रस वगैरह जो भी है वो नहीं निकला है, तो उसके भी आयात निर्यात पे सरकार, उसके लिए सरकार क्या दे सकती है, अनुज्ञप्ति अगर सरकार देना चाहे तो अनुज्ञप्ति दे सकती है। अब देखिए चौथा क्या कहता है, भारत में निर्यात, चौथा चौथा कहता है भारत से निर्यात या राज्य सरकारों या विनिर्माण करने वाले रसायनों को विक्रय के लिए केंद्र सरकार या कारखानों से अफीम और अफीम के उत्पादन का विक्रय। ये कह रहा है कि जो रासायनिक वगैरह होते, केमिस्ट वगैरह होते हैं, जिनको कई चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती होगी, तो उनको विक्रय करने के लिए केंद्र सरकार या कारखानों से विक्रय, डायरेक्ट कारखाने होते हैं जहाँ पे ये बन रहा है, तो वहां से जो रासायनिक वगैरह होते हैं उनको अगर आवश्यकता पड़ती है, तो ये उसकी बात कह रहा है। तो उनके लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए केंद्र सरकार उनके लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था कर सकती है कि वहां से ये लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को खरीद सकते हैं। तो उसके लिए भी केंद्र सरकार व्यवस्था कर सकती है, यानी अनुज्ञप्ति दे सकती है उनको, जो रासायनिक है, जो लेबोरेटरीज वाले हैं जिनको जरूरत पड़ती होगी किसी भी चीज के लिए, तो ये कह रहा है उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और वो रसायन जो भी कारखाने वगैरह है जहाँ से ये बनता है, वहां से ये लाइसेंस के अधीन क्या कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, विक्रय उसका कर सकते हैं अगर उन पर लाइसेंस होगा तो। ठीक है। अगला कहता है विनिर्मित औषधियों, निर्मित अफीम से भिन्न का विनिर्माण, किंतु इसके अंतर्गत औषधीय अफीम या ऐसी सामग्री से जिसका कब्जा रखने के लिए बनाने वाला विधि सम्मत रूप से हकदार है, विनिर्मित औषधि अंतर्विष्ट करने वाली किसी विनिर्मिति का निर्माण नहीं है। ये क्या कह रहा है, विनिर्मित औषधि, विनिर्मित मतलब जो बनाई जाती है, जिनका जैसे कुछ रस वगैरह निकालते हैं उसके बाद फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाई जाती है, किंतु इसके अंतर्गत औषधि अफीम या ऐसी सामग्री से जिसका कब्जा रखने के लिए बनाने वाला विधि सम्मत रूप से हकदार है, विनिर्मित औषधि अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि जो व्यक्ति बनाता है, विनिर्मित करता है और जो उसको अपने कब्जे में रखता है, जब बना रहा है, जैसे कोई फैक्ट्री है बनाती है, फिर सी बात है जब वो बनाएगी तो हर चीज बनाते हैं प्रोडक्ट, तो उसको स्टोर करके वगैरह रखा जाता है ना, तो ये चीज इसमें शामिल नहीं कि भैया आप बना रहे हो, लाइसेंस पहले ऑलरेडी उनको पास पहले से लाइसेंस होगा जब वो बना रहे हैं। अब वो बना रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, बना के स्टोर किए जाते हैं, चीजों को रखा जाता है, फिर उसको आगे निकाला जाता है। तो उसी की कह रहा है कि इस तरीके के लिए फिर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, जो लाइसेंस के थे बना रहे हैं जो लोग पहले से, जब वो उसको विनिर्मित करते हैं, उनको संग्रह करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है,
तो जो संग्रह वगैरह किया है तो उसके लिए फिर अलग से अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अनुज्ञप्ति होगी तभी उसका विनिर्माण बाद ही कर रहे हैं, है ना। अब विनिर्माण कर रहे हैं तो स्टोर करेंगे, कोई भी चीज बनाते हो आप बेचते हो तो आप 100, 200, 50, 1000 जितनी भी आपको पता है कि उस हिसाब से बनाते हो ना, तो उसको स्टोर करोगे कि नहीं करोगे, बना बना के रखते जाते हो, फिर जब इकट्ठी हो जाती है तो सेल होती है। तो उसी की कह रहा है कि जब इकट्ठा हो गया माल रखा हुआ है तो उसके लिए कोई अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं, यानी ये धारा, ये जो क्लॉज है ये इसमें लागू नहीं होता। पांचवे का एक और है, आवश्यक स्वापक औषधि का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग और उपभोग। परंतु जहां किसी आवश्यक स्वापक औषधि की बाबत राज्य सरकार ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ से पूर्व धारा 11 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र दिया है, वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र उसकी समाप्ति की तारीख तक, ऐसे प्रारंभ से 12 मास की अवधि तक इसमें से जो भी पूर्वतः विधिमान बना रहेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आवश्यक एनडीपीएस से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं एनडीपीएस के जो आवश्यक है, जो आवश्यक है उनके लिए भी ये मतलब जो अपने अनुव्यक्ति वाली चीजें पड़ी थी उनके लिए भी आवश्यक जरूरी नहीं, अनुव्यक्ति आवश्यक नहीं। कैसे पदार्थ, जो एनडीपीएस के आवश्यक पदार्थ है, मान लो चिकित्सा में यूज हो रहे हैं, मेडिकल में यूज हो रहे हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में यूज होते हैं, तो उनके लिए अलग से क्या है, कोई अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कहता है। लेकिन ये कह रहा है कि मान लीजिए जो संशोधन हुआ था 2014 में, उससे पहले अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट ने कोई पास आदि जारी किए थे पहले, उसके लिए परिवहन के लिए अलग से पास जारी किए थे, वो आवश्यक वस्तुओं के लिए भी पहले पास जारी होते होंगे, तो वो पास जारी किए थे, तो वो पास क्या माने जाएंगे, वो लागू माने जाएंगे। वो कब तक लागू रहेंगे, 12 माह की अवधि तक वो पास लागू रहेंगे। 2014 के बाद 12 माह की अवधि तक क्या रहेंगे, वो पास लागू रहेंगे, है ना। मतलब निरस्त नहीं माने जाएंगे कि अब अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं तो पास खत्म, नहीं, वो पास भी लागू रहेंगे। और कब तक लागू रहेंगे, 12 माह की अवधि तक लागू रहेंगे, ठीक है। अगला कहता है छठवां, मन प्रभावी पदार्थों का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय या उपभोग। ये कह रहा है अंतर्राज्यिक आयात निर्यात मतलब एक स्टेट, अंतर्राज्यिक मतलब राज्य के भीतर, राज्य के भीतर जो, सीधा छठवां लिख लीजिए, राज्य के भीतर जो आयात निर्यात वगैरह किया जाता है राज्य के भीतर, है ना, राज्य में किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो ये क्या कह रहा है, उसके लिए उसकी बात कह रहा है कि राज्य में मन प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात वगैरह ये सारी चीजें की जाती हैं, तो उसके लिए भी आपको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है, बगैर उसके नहीं करेंगे। अगला कहता है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों का भारत से आयात और निर्यात या यानांतरण। तो ये कह रहा है चाहे राज्य में कर लो आप, चाहे भारत से कर लो, दोनों बात है ना। उसके लिए सबके लिए आपको क्या है कि केंद्र सरकार की अनुमति, अनुज्ञा की क्या है, आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आप किसी भी प्रयोजन के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं, आप तो बस इतना याद रखें कि किसी भी प्रयोजन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, भारत में से करें चाहे भारत के बाहर से करें या राज्य में करें, सभी के लिए आपको काय की आवश्यकता होगी, अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी, बस आप इतना याद रखें। सभी के लिए आपको क्या की आवश्यकता है, अनुज्ञप्ति की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अगला कहता है इसका खंड का में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित कोई अन्य विषय विहित कर सके। ये कह रहा है कि अन्य विषय भी सरकार केंद्र चाहे तो वो उसके लिए भी विषय बना सकती, नियम बना सकती, ये कोई खास नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, क्या नियम बना सकती केंद्र सरकार, दूसरे में नियम की कह रहा है कि सरकार जो है इन चीजों के बारे में जो नीचे बताए गए हैं नियम बना सकती, क्या नियम बना सकती, पहला ये कहता है केंद्र सरकार को समय समय पर ऐसी सीमा नियत करने के लिए सशक्त कर सकेगी जिसके भीतर अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। ये कह रहा है कि मात्रा, काय की मात्रा, अफीम पोस्त, अफीम ही अकेला लग देते हैं, तो जो अफीम और या अफीम पोस्त जो है उसकी किस मात्रा में खेती की जाएगी है, तो वो मात्रा भी निश्चित कर सकती है केंद्र सरकार
कि कोई व्यक्ति को अगर हम अनुज्ञप्ति दे रहे हैं तो किस मात्रा में देंगे, किस मात्रा में वो खेती करेगा, कितनी एकड़ बीघा जो भी होता है उसमें वो खेती करेगा, है ना, कितना वो उत्पादन करेगा। तो इसके बारे में जो कुल मिला के जो मात्रा है उसको भी निश्चित कर सकती है, केंद्र सरकार निश्चित कर सकती है कि एक अनुज्ञप्ति के अधीन कितनी मात्रा में हम उसको छूट देंगे खेती करने की, आदि करने की, तो उसकी भी निश्चित कर सकती है सरकार। कौन करता, केंद्र ही करेगा। दूसरा है, यह अपेक्षा कर सकेगी कि सभी अफीम ऐसी भूमि के सभी उत्पाद जिस पर अफीम पोस्त की खेती की गई है खेतीहारों द्वारा ऐसे अधिकारी को परिदत्त किए जाए जिन्हें केंद्र सरकार जिसमें प्राधिकृत करे। मैंने बताया ना, जब ये भी नियम बना सकती कि केंद्र के किस अधिकारी को सौंपे जाएंगे, केंद्र के अधिकारी जो खेती हर यानी किसान है जो खेती करेगा अफीम से उत्पन्न उत्पादों की, जो एनडीपीएस से संबंधित उत्पाद हैं उनकी खेती करेगा, तो उन उत्पादों को वो क्या करेगा, केंद्र को सौंपेगा। तो केंद्र डायरेक्ट केंद्र का है, केंद्र का कोई कर्मचारी ही होगा, तो वो कह रहा है कि उसके बारे में उपबंध कर सकती है केंद्र सरकार कि वो किन किन कर्मचारियों को सौंप सकता है। तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। ये मंडी नहीं होती इनकी, एनडीपीएस पदार्थ की भी बोले मंडी है, गए मंडी में बेचे आए, इसको नहीं, मंडी वगैरह नहीं होती, सरकार ही खरीदती है। तो इसका पूरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, सरकार खरीदेगी। अब सरकार किसी ना किसी अधिकारी को तो नियुक्त करेगी जो जाके माल खरीदेगा फिर जमा कराएगा, है ना। अगला देखिए, सी सी कहता है अफीम पोस्त की खेती के लिए और अफीम के उत्पादन और विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तियों के प्रारूप और ऐसी शर्तें, ऐसी फीसें जो उसके लिए प्रभावित की जा सकेंगी, ऐसे अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां अनुदत्त, प्रतिसंहृत, इनकार और रद्द की जा सकेंगी, और ऐसे अधिकारी जिसके समक्ष अनुज्ञप्तियों के प्रतिधारण, इनकार या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलें की जा सकेंगी, विहित कर सकते। तो अच्छी बात है, ये कह रहा है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है कि अफीम के संबंध में जो खेती वगैरह उसकी की जाती है उनके प्रारूप प्रारूप लिखा रहता है, जो प्रारूप है या प्रारूप है कह लीजिए उसको, प्रारूप निश्चित कर सकती है। फीस कितनी होगी, फीस जो होती है ना, फीस, तो फीस के बारे में भी सरकार जो है क्या कर सकती है, अनुज्ञित प्रारूप फीसें, और क्या लिखा है, और कोई भार भी लिखा है, फीसें निश्चित कर सकती है, फीस होगा, कोई भार होगा, जो भी है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें, प्रारूप हो चाहे फीस हो चाहे भार हो या और भी चीजें हैं, उसके बारे में नियम बना सकती है सरकार। किस प्रारूप में आप आवेदन करेंगे, कितनी फीस देंगे, कितना भार होगा उस पर, वो सारी चीजें के बारे में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। अगला कहता है डी, इसका डी कहता है वह विहित कर सकेगी कि अफीम की गुणवत्ता और गाढ़ेपन के अनुसार ऐसे अधिकारियों द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, खेतीहर द्वारा परिधान के समय खेतीहर की उपस्थिति में तोला जाए, उसकी परीक्षा की जाए, उसका वर्गीकरण किया जाए। ये क्वालिटी की बात कह रहा है, ये कह रहा है क्वालिटी की मात्रा भी सरकार निश्चित कर सकती है। मतलब अब जब पेमेंट किया जाएगा किसानों का तो उनके सामने जब फसल खरीदने की बात हो रही है, जब जो फसल खरीदती है तो क्वालिटी की बात कह रहा है, क्वालिटी क्या होगी उसकी, वो निश्चित कर सकती कि कितना गाढ़ा, जो भी उसका पैमाना होता हुआ उसके हिसाब से केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उसकी क्वालिटी निश्चित कर सकती है। और ये भी निश्चित कर सकती कि जो किसान है, किसान उसके सामने ही तोला जाएगा माल, जैसा नहीं कि हेर फेर हो जाएगा, उसके सामने ही तुलवाया जाएगा माल कि कितना माल आया, कितना गाढ़ा है कितना नहीं है, मतलब जो भी उसका पैमाना होता हो उसके अनुसार से फिर इनका पेमेंट होता है। जैसे और जगह होता है ना किसानों का कि अनाज देखते हैं सब उसी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट लगता है, तो यहाँ भी वही कह रहा है कि उसी क्वालिटी के हिसाब से उसका रेट लगेगा, और वो केंद्र सरकार निश्चित कर सकती है कि साहब कैसी क्वालिटी का माल हुआ तो कितना इनको पेमेंट किया जाएगा। और जो दूसरा, किसानों की उपस्थिति में ही तोला जाएगा ताकि हेर फेर ना हो पाए। तो इसके बारे में भी सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला है ई। ये कहता है केंद्र सरकार को सशक्त कर सकेगी कि वह परिदत्त की गई अफीम के लिए खेतीहर को संदत की जाने वाली कीमत समय समय पर नियत करे। तो कॉमन सी बात है, ये कह रहा है क्वालिटी भी निश्चित कर सकती हो, कीमत कीमत भी निश्चित कर सकती है समय समय पर। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार जो कीमत तय कर दी वही चलती है सदियों से, ऐसा तो होता नहीं है।
तो जब भी आवश्यक लगेगा कि कीमत बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, केंद्र सरकार वो कीमतें भी निश्चित कर सकती है। महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, किसान मेहनत कर रहा है तो कीमत बढ़ेगी। तो वो ये उसी के बारे में कह रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो समय समय पर कीमतें के बढ़ाने के बारे में भी नियम बना सकती है। अगला कहता है इसका ई के बाद एफ। एफ कहता है कारखाने में प्राप्त अफीम या उसकी गुणवत्ता और गाढ़ेपन के अनुसार तौल परीक्षण वर्गीकरण के लिए तथा ऐसी परीक्षण के परिणाम के अनुसार मानक कीमत में की जाने वाली कटौतियों या परिवर्धनों यदि कोई हो के लिए, और ऐसे प्राधिकरणों का जिसके द्वारा तौल परीक्षण वर्गीकरण कटौतियां या परिवर्धन के बारे में निश्चय किया जाएगा, और ऐसे प्राधिकरणों का जिसके समक्ष ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें की जाएंगी वो बंद कर सकेगी। अब ये तो किसान के बारे में कर दिया था उपबंध, उसकी क्वालिटी कीमत वगैरह के बारे में। अब ये कह रहा है कारखानों के बारे, इसी टाइप का जो कारखानों में प्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी सरकार क्या कर सकती है, क्वालिटी निश्चित कर सकती है, उसकी कीमत तय कर सकती है। वो सारे पर तौल वगैरह है ना, जो क्वालिटी कारखाने में जो बनती है उसके गाढ़ेपन, कीमत, तौल वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में जैसे यहाँ बनाए थे नियम, वैसे ये किसानों के लिए बनाए थे, वैसे ही कारखानों के लिए भी सरकार चाहे तो नियम बना सकती है कि किस क्वालिटी का माल है। क्वालिटी जब माल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें भी तो क्वालिटी होती है, तो उसके हिसाब से कीमत तय कर सकती है। उसके तौल माप परीक्षण इसके बारे में भी सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। ठीक है, अगला है एफ के बाद आएगा जी। जी क्या कहता है? जी कहता है यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसी खेती हर द्वारा प्रदत्त अफीम यदि केंद्र सरकार के कारखाने में की गई परीक्षा के परिणाम से अपमिश्रित पाई जाती है तो इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत की जा सकेगी। ये क्या कह रहा है? मिलावट की बात कह रहा है कि जब केंद्र का जो किसान है अगर वो फसल जमा करता है, कारखाने में ले जाएगा, वहां देता है, और उसमें क्या पाया जाता है? मिश्रण, मिश्रित पाई जाती है फसल में, मतलब मिलावट पाई जाती है। मिश्रित मतलब मिलावट। अगर फसल में मिलावट पाई जाती है तो केंद्र सरकार इस बारे में भी नियम बना सकती है कि उसकी जो किसान की फसल क्या करी जाएगी, जब्त करी जाएगी। इसके बारे में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नियम, क्योंकि ये आम फसल नहीं है, ये नारकोटिक्स की फसल है, इसलिए इसमें अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी फसल भी पूरी क्या कर लेगी सरकार? जब्त कर लेगी। गबन करेगा तो उसके लिए सजा अलग होगी, है ना। तो ये काफी सेंसिटिव वाली फसल है, बिल्कुल ईमानदारी से करना पड़ती है। वो बात अलग है, हल्का थोड़ा बहुत कोई कर ले, लेकिन ये जो मिलावट की बात कह रहा है कि अगर मिलावट पाई जाती है तो उसकी फसल क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। उसके बारे में भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो नियम बना सकती है। अब देखिए एच है, एच क्या कहता है? एच कहता है विनिर्मित औषधियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तियों के प्रारूप और शर्तें ऐसे प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जाएंगी और ऐसी फीसें जो उसके लिए प्रभावित की जा सकेंगी विहित कर सकेगी। ये क्या कह रहा है? विनिर्मित औषधि प्राधिकरण वगैरह, तो फीसों की बात कह रहा है। इनके लिए भी जो प्राधिकरण वगैरह होते हैं, विनिर्मित औषधि मतलब बनाई चुकी औषधि है, उनके लिए फीसों की बात कह रहा है। कैसी औषधि? विनिर्मित, यानी प्रोडक्ट तैयार हो गया है उसकी बात कह रहा है। विनिर्मित औषधियों की बात कह रहा है। प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है ना तो मार्केट में आता है, उसके बारे में कह रहा है। उसके बारे में क्या फीस आदि होगी, तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। रेडी प्रोडक्ट है, कुल मिला के अब रेडी हो गया, मार्केट में आ रहा है। मार्केट में हालांकि नहीं आता, जो अलग तरीके से आता है, अलग अलग लेवल पे जाता है, और अलग केंद्र सरकार थोड़ी ना कि लोगों के इस्तेमाल के लिए बेचेगी इसको। जो उपयोगी काम होते हैं उनके लिए जाते हैं, कई जगह जहाँ यूज होते हैं वहां जाते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि जब मामूल प्रोडक्ट तैयार हो गया है तो उसके लिए जो फीसें वगैरह होंगी, संदाय वगैरह करना होगा, तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। इसी में एच में एक और के और जोड़ा है, एच के। ये कहता है आवश्यक स्वापक औषधियों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा पत्रों के प्रारूप और शर्तें ऐसे प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र दिया जा सकेगा, वह फीस जो उसके लिए प्रभावित की जा सके विहित कर सके। ये कह रहा आवश्यक। आवश्यक का तो आप जानते ही अर्थ क्या होता है। आवश्यक का मतलब जो मेडिकल वगैरह में यूज होती है या कोई अन्य चीजों में जो आवश्यक है, नेसेसिटी है, उसमें यूज होती है, तो उसके लिए कह रहा है उसके लिए भी क्या फीस वगैरह होंगी,
तो उसके लिए भी केंद्र सरकार के प्राधिकारी वगैरह कौन होगा, कैसे लेंगे, उसके बारे में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। एच ए के बारे में। एच के बाद आता है आपका आई, यही लिख लेते हैं आई, और उसके बाद लास्ट है जे। देखिए आई क्या कहता है, मन प्रभावी पदार्थों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग या उपभोग के लिए अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों के प्रारूप और शर्तें, और वे प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र दिए जा सकेंगे और वे फीसें जो उसके लिए प्रभावित की जा सकेंगी, भेद की जा सकेंगी। ये पहले भी पढ़ा है, कोई बात आ रही है कि जो इनकी प्रारूप वगैरह कैसे होंगे, है ना, कैसी क्या शर्तें होंगी, इनके बारे में भी केंद्र सरकार नियम आदि बना सकती है। जो विनिर्माण के लिए एनडीपीएस संबंधी पदार्थ है, उनके कब्जे वगैरह है, विनिर्माण वगैरह है, उनके प्रारूप आवेदन वगैरह जो किए जाते हैं, उन सभी के बारे में केंद्र सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। अगला लास्ट देख लीजिए इसमें, मुझे ये एक बार पढ़ने लायक चीज है बस, और कुछ ऐसा याद करने लायक तो चीज है नहीं इसमें कि याद करिए, हाँ बस एक बार पढ़ना जरूरी है। ऐसे पत्तन और अन्य स्थान जिस पर किसी प्रकार की स्थाप स्वापक औषधि या वन प्रभावी पदार्थों का भारत में आयात, भारत में निर्यात या यानांतरण किया जा सकेगा, ऐसे आयात या निर्यात या यानांतरण के लिए यथास्थिति प्रमाण पत्र, अधिकारियों, अनुज्ञा पत्र, प्रारूप, शर्तें, वे प्राधिकरण जिनके द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र, अधिकार या अनुज्ञा पत्र दिए जा सकेंगे, और वे फीसें जो उसके लिए प्रभावित की जा सकेंगी, विहित कर सकेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भारत के बाहर से जब कोई चीज आती है, भारत में लाई जाती है ना, एनडीपीएस संबंधी पदार्थ है, तो कौन अधिकारी रिसीविंग करेगा, कहाँ से रिसीविंग करेगी, कौन सा विभाग होगा जो अनुमति देगा, उसके बारे में भी क्या कर सकती सरकार, नियमवादी बना सकती है। जो विदेश से कोई माल आता है, एनडीपीएस संबंधी कोई माल वगैरह है जो विदेश से आता है, तो कौन सा प्राधिकरण होगा, कौन सा अधिकारी होगा, क्या फॉर्मेट होगा, उनके बारे में भी अगर केंद्र सरकार चाहे उपयुक्त तो नियम बना सकते। तो इसमें केवल आपको सेक्शन याद रखना है कि सेक्शन 9 जो है अनुज्ञप्ति देने से संबंधित है, अनुज्ञा देने से संबंधित है। ये आपको सेक्शन ही याद रखना है। और अनुज्ञा कौन दे रहा है, केवल केंद्र सरकार, राज्य का यहाँ कोई काम नहीं है, तो कौन देता है, केंद्र सरकार। इसके बाद 9A और है सेक्शन, सेक्शन 9A देखिए, एक बार पढ़ना तो आपको पड़ेगा, देखिए फिर उसके बाद भले ही आप सेक्शन 9 याद रख लें, लेकिन एक बार आपको पढ़ना है। सेक्शन 9, सेक्शन 9A, सेक्शन 9 और ए है। ये कहता है नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति, जो नियंत्रित पदार्थ है उनको विनियमित करने की शक्ति, ये कितने में दी गई है, धारा 9A में। ये भी सेक्शन याद रखना है, नियंत्रित पदार्थों से संबंधित, कैसे पदार्थों से, नियंत्रित पदार्थों से संबंधित है, उनका विनिमय करने से संबंधित है। देखिए ये क्या कहता है, पहला इसका क्लॉज कहता है, यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थों के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग को ध्यान में रखते हुए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिष्ठित करने का वो बंद कर सकेगी। ये कह रहा है कि एनडीपीएस पदार्थ से संबंधित जो भी कोई नियंत्रित पदार्थ आदि है, जिसको केंद्र सरकार को लगता है कि जनता के हित में उसमें क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, उसको उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय आदि पर रोक लगाना चाहिए, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, कोई खास नहीं है। तो जनता का हित में अगर सरकार को लगता है, ध्यान में रखने, लोक हित में लगता है ऐसा करना आवश्यक है, तो वो आदेश निकाल सकती है, उसके विनिर्माण पे, उसकी खेती पे, उसके विक्रय पे, जो भी चीज है उस पर क्या कर सकती है, केंद्र सरकार रोक लगा सकती है। काय के हित में, लोक हित में, लोक हित जरूरी है ना, तो लोक हित में। दूसरा देख लीजिए इसका, केवल इसमें भी धारा याद रखनी है आपको। दूसरा कहता है उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग, भंडारण, वितरण, व्ययन या उसके अर्जित करने की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या अन्यथा विनियमित करने के उपबंध पर कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि सरकार की रोक के अलावा कोई व्यक्ति, सरकार ने रोक लगा दी, तो रोक के अलावा कोई व्यक्ति ये नियंत्रित जो पदार्थ है उनका उपयोग वगैरह, उपभोग वगैरह, खेती वेती सब
क्या कैसे कर सकता है? अनुज्ञा के ही अनुसार कर सकता है। जो अनुज्ञा दी है सरकार ने उसके अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता, है ना। केंद्र सरकार ने अनुज्ञा दी है, अनुमति दी है, तो ही वो इन सब का क्या कर सकता है, कब्जा, विनिर्माण, खेती, जो सब सारी चीजें हैं वो सारी चीजें कर सकता है। जो जिस चीज की बात, सारी चीजों का मतलब है या जिसको जिस चीज की अनुमति मिली, किसी को कब्जे की मिली, किसी को दोनों की मिली, तो जैसी अनुज्ञा मिली होगी, जैसी अनुमति मिली होगी, वो वैसा काम कर सकता है। बगैर अनुमति के काम वो नहीं कर पाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सेक्शन याद रखना। 9(1) काय से संबंध है? नियंत्रित पदार्थों से संबंध है। सेक्शन पूछे जाते हैं, आप सोचो कि सेक्शन भी पूछे जाते हैं इसमें। तो सेक्शन पूछे जाते हैं और थोड़े पनिशमेंट इसके पूछे जाते हैं। सेक्शन 10 देखिए इसका क्या है। सेक्शन 10 जो है आपका, अनुज्ञा देने, नियंत्रित और विनिमय करने की राज्य सरकार की शक्ति। ये कौन की शक्ति थी? अभी केंद्र की थी, अब ये किसकी शक्ति आ गई? राज्य सरकार की शक्ति आ गई। सेक्शन 9 में किसकी शक्ति थी? केंद्र की शक्ति थी। अब 10 में किसकी शक्ति है? राज्य की शक्ति है। राज्य सरकार दे सकती, क्या दे सकती है? अनुज्ञा। अब राज्य सरकार किन किन मतलब कहते हैं कि वो अपन नीचे पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा सा डिटेल है, इसको भी पढ़ते हैं। ये कह रहा धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब जो प्रतिषेध किया गया है उसके अधीन यहाँ राज्य सरकार भी रहेगी। अब राज्य सरकार किन किन चीजों की दे सकती है? आपने पढ़ा हो अफीम की, कोका की, तो केंद्र सरकार देगा था, यानी अफीम, कोका की नहीं दे पा रहा। इसमें कौन कौन सी चीजों की दे रहा है राज्य सरकार को, क्या छूट है, क्या अफीम की दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए ये कह रहा निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकेगी। कैसे? पहला, पोषण, ऐसे पौधे से जिसमें चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया, उत्पादित पोषण के सिवाय। कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, भंडारण, विक्रय या उपभोग और उपभोग। तो इसमें डायरेक्टली अपन लिख लेते हैं केवल पोषण, बस इतना लिख लेते हैं, ठीक है। तो कि राज्य सरकार काय के बारे में अनुज्ञा दे सकती? पोषण के बारे में, उसकी खेती के बारे में। ऐसे पौधे से जिसमें चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोषण के सिवाय। उत्पादित पोषण के सिवाय, चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया, उसके बारे में कह रहा, उसके बारे में राज्य सरकार भी अनुज्ञप्ति दे सकती है। इनको भी छूट दी कि भाई आप भी दे सकते हो। तो राज्य सरकार भी क्या कर सकती है? छूट दे सकती है। क्या कमाई का जरिया ना, तो राज्य वालों ने कहा वो साफ सब तुम कर लोगे, हमें फ्री तो दो। तो राज्य भी दे सकता है इसमें पोषण के बारे में। दूसरा, अफीम का कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपभोग। तो अफीम का कब्जा, अफीम के बारे में दे सकती है। ये कब्जे वगैरह की, खेती के बारे में नहीं दे रही, केवल काय के बारे में दे रही है? अफीम के कब्जे और परिवहन वगैरह है उसके बारे में जो अनुज्ञप्ति दे सकती है। अफीम लिख दिया, केवल नाम लिख रहे हैं, है ना। जो पहले उसमें पढ़ा सेम वही बातें हैं, बस ये राज्य कर रहा है, राज्य कर रहा है इसीलिए। तो अफीम के बारे में कर सकता है। तीसरा कहता है किसी कैनबिस के पौधे की खेती, कैनबिस जिसके अंतर्गत चरस नहीं है, ध्यान रखना, कैनबिस जिसके अंतर्गत चरस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कैनबिस इसके अंतर्गत चरस नहीं है, तो ये सब याद रखेंगे, चरस नहीं है, चरस शामिल नहीं है, ये याद रखना। कैनबिस की जो खेती की बात कह रहा है उसमें चरस शामिल नहीं है, उस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है। कैनबिस की खेती के में क्या शामिल नहीं है पूछेंगे, चरस शामिल नहीं है। तो याद रखना, ध्यान से याद रखना कि चरस कैनबिस की खेती में शामिल नहीं है। तो ये कह रहा है कैनबिस के जो पौधे होते हैं उसकी, कैनबिस के बाद, कैनबिस अकेला लिख लेते हैं, कैनबिस का क्या, कैनबिस, कैनबिस की बात कर रहा है। कैनबिस का जो पौधा होता है उसकी खेती वगैरह के बारे में बात कर रहा है। उसके उत्पादन, विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, उसके बारे में भी राज्य सरकार चाहे तो अनुज्ञप्ति दे सकती है। लेकिन कैनबिस में क्या शामिल नहीं? चरस। तो इसको स्पेशली याद रखना, आपको क्वेश्चन बनता है इसमें। अगला है, ऐसी सामग्री से जिसका कब्जा करने के लिए बनाने वाली विधि सम्मत रूप से हकदार है और औषधीय अफीम का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का विनिर्माण। तो ये याद रखिए आप, औषधीय, बस इतना याद रखिए, औषधीय अफीम, इसके बारे में भी केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो अनुज्ञप्ति दे सकती है। औषधीय जो अफीम वगैरह है उसके बारे में भी अनुज्ञप्ति कौन दे सकता है? राज्य सरकार दे सकती है। यहाँ राज्य को भी शक्ति दी गई है ना। अगला देखिए, एबीसी करके लिख दिया, 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्या कहता है,
विनिर्मित औषधियों, विनिर्मित अफीम और स्वापक औषधियों से भिन्न, विनिर्मित अफीम और आवश्यक स्वापक औषधियों से भिन्न, इनको छोड़ करके विनिर्मित जो अफीम है बनी बनाई पहले से वो, और आवश्यक स्वापक औषधियों उसको छोड़ के कह रहा है कोका की पत्ती का और किसी विनिर्मित औषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित निर्मिति का कब्जा, परिवहन, क्रय विक्रय, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपभोग। तो ये क्या कर रहा है, कोका की पत्ती वगैरह, ये कोका की वो जो है कोका की पत्ती, कोका से संबंधित मान लीजिए कोका से संबंधित जो पत्ती वगैरह है उनकी जो फसलों के अंश वगैरह है उनके बारे में भी राज्य सरकार अनुज्ञप्ति दे सकती है। हाँ, जो पहले से निर्मित है उनको छोड़ दिया जाएगा, अब विनिर्मित है जो पहले से या जो आवश्यक उसके अंतर्गत आते हैं उनको छोड़कर उनको केंद्र सरकार दे रही थी। तो बाकी के बारे में जो कोका है उसके बारे में भी अनुज्ञप्ति कौन दे सकता है, केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार दे सकती है। अगला कह रहा है चिकित्सक की सलाह के आधार पर राज्य सरकार के पास रजिस्ट्री ऐसे बेचनी द्वारा अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए विधि सम्मत रूप से कब्जे में रखी गई अफीम से निर्मित अफीम का विनिर्माण और कब्जा। ये कह रहा है व्यसनी, एडिक्ट जो व्यक्ति एडिकेट होता है ना, व्यसनी जो आदि व्यक्ति, अब इसको जो मात्रा चाहिए होगी और अफीम से बनी होगी, वो प्रोडक्ट अफीम से बना है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है, अनुज्ञप्ति होती है, वो भी दे सकती है राज्य सरकार। वो अभी देगी कि जो एडिकेट व्यक्ति है, जो एडिक्ट है उसका, तो उसके लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है, तो उस मात्रा के लिए भी केंद्र तो राज्य सरकार चाहे तो अनुज्ञप्ति लाइसेंस देगी। बगैर लाइसेंस के तो यहाँ कुछ नहीं मिलता ना, तो लाइसेंस के लिए भी रहता है, तो लाइसेंस देगी ताकि स्पष्ट हो जाए कि कितना देना है। ऐसा तो नहीं है कि भैया बहुत सारा, तो उसके लाइसेंस में एक मात्रा निश्चित हो जाती है कि कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कब कब दिया जाता है, तो उसके लिए भी राज्य सरकार अनुज्ञप्ति दे सकती है। जहाँ केंद्र सरकार दे देती है, यहाँ कौन दे रहा है, राज्य सरकार दे रही है। ये याद रखने, दोनों सेक्शन पूछे जाते हैं। सेक्शन 10 में कौन देता है अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार, और धारा 9 में कौन दे रहा था, केंद्र सरकार। अब दे रखा है परंतु परंतु उपखंड 4 जो सामग्री का कब्जा वगैरह से संबंधित हो, और 5 विनिर्मित औषधि बनाए गए नियमों के में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय धारा 8 की कोई बात ऐसी विनिर्मित औषधियों को जो सरकार की संपत्ति है और अपने कब्जे में है, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, परिवहन, कपड़ा विक्रय, उपभोग को लागू नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये स्पष्टीकरण जोड़ दिया कि मान लो कोई संपत्ति सरकार की है, वो सरकार के कब्जे में, और वो यहाँ से वहां ले जाई जाए, तो फिर उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक सी बात है, अगर सरकार के कब्जे में है, सरकार की संपत्ति है, वो सरकार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, गवर्नमेंट के अधीन है, तो फिर उसके लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। अगला कह रहा अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, परिवहन, कब्जा, क्रय विक्रय या उपभोग को लागू नहीं होगी। मतलब जो भी सरकार की संपत्ति जो अंतरराज्यिक है, ये इधर से उधर जाती है, तो उन सारी चीजों पर ये लागू नहीं होती। परंतु यह और की ऐसी औषधियों का जो पूर्ववर्ती परंतु में निर्दिष्ट है, ऐसे किसी व्यक्ति को विक्रय या अन्यथा परिधान नहीं किया जाएगा जो उपरोक्त उपखंडों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसके कब्जे का हकदार नहीं। तो ये कह रहा है कि ठीक है वो सरकार की है, लेकिन उसका विक्रय आदि वगैरह जो किया जाता है केवल उसी व्यक्ति को किया जाएगा जो उसका हकदार है। जो राज्य सरकार ने नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अधीन अगर हकदार है तभी विक्रय किया जाएगा। हकदार मतलब कौन है, जो सरकार ने नियम बनाए हैं, अनुज्ञप्ति धारण करता है, खरीदने की भी अनुज्ञप्ति उसके पास है, तो ही उसे प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब इसका खा जो है खंड और है, इसमें का था ये का था और इसके बाद खा और है। खा कहता है का में निर्दिष्ट उपबंध किन्हीं विषयों पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित किसी अन्य विषय का उपबंध कर सकेगी। जैसे यहाँ विनियमन बनाए तो वहाँ जैसे यहाँ कह रहा है कि ये सारे जो विषय बनाए हैं अब इनको ढंग से लागू कराने के लिए विनियमन जो नियम वगैरह है राज्य सरकार क्या कर सकती है, वो बना सकती है। क्या कर सकती है देखिए, ये कह रहा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम। पहला कहता है किसी स्थान के भंडागार घोषित करने के लिए जिसमें स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी पोषण को जिसका विधि सम्मत रूप से अंतरराज्यिक आयात किया गया है और जिसका अंतरराज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात किया जाने का आशय है, निक्षेप करे, भंडारित करे। ऐसे पोषण की सुरक्षित अभिरक्षा का और विक्रय या अंतरराज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात के लिए ऐसे पोषण से
पोषण के हटाए जाने, विनियमित करने के लिए, ऐसे भंडारण के लिए फीसें उद्धृत करने के लिए, और ऐसी रीति में जिसमें वह अवधि जिसके पश्चात भंडागारित पोषण और फीसों के संदाय के व्यतिक्रम में व्ययन किया जाएगा, विनियमित करने के लिए राज्य सरकार संतुष्ट होगी। तो ये कह रही भंडारण की बात कह रही है। जब स्टोर किया जाता है तो उसमें क्या फीसें होंगी, कितनी मात्रा में स्टोर किया जाएगा, अगर लेट उसको निकाला जाता है माल को तो उसके लिए क्या फीस लगेगी, उस सब के बारे में राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। जब स्टोरेज करके रखा जाता है तो किस मात्रा में रखा जाएगा, कहाँ कहाँ रखा जाएगा, और अगर लेट हो जाता है उसको निकालने में तो उस पर क्या शुल्क लगाएगा, वो सारी चीजों के बारे में राज्य सरकार नियम बना सकती है। ये एक बार पढ़ने वाले हैं, बोरिंग है टॉपिक ये थोड़ा, लेकिन हाँ पढ़ना तो जरूर एक बार आपको पढ़ना है। उसके बाद केवल आपको सेक्शन याद रखना है, कोई ज्यादा उसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए इसका कहता है, ये वो बंद कर सकेंगे कि वह सीमा जिसके भीतर किसी कैनबिस के पौधे की खेती के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी राज्य सरकार द्वारा या उसके आदेश के अधीन समय समय पर नियत की जाएगी। तो ये कह रहा है कैनबिस के पौधे के संबंध में खेती वाली बात है। कैनबिस के पौधे की जो खेती वगैरह की जाती है उसके समय समय पर क्या कर सकती है, नियत मात्रा की निश्चित कर सकती है। सरकार चाहे किस मात्रा में होगा, कैसा होगा, उसके बारे में भी नियम बना सकती है। अगला कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, ज्यादा कोई इसमें है नहीं। तीसरा कहता है अगला, यह बंद कर सकेगी कि राज्य सरकार के विहित प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्त खेती हर ही ऐसे कैनबिस के पौधे की खेती करने के लिए प्राधिकृत हो। तो ये भी कह सकती है कि जो कैनबिस के पौधे है उसकी खेती कौन करेगा, जिसको लाइसेंस दिया वही करेगा, और नहीं करेगा कि उसको लाइसेंस मिला बोले बटिया पे दे दिया, अपने यहाँ चलता नहीं बटिया पे दे दिया, अन्य व्यक्तियों से करा, वो बात अलग है कि अन्य व्यक्तियों को परमिट, जैसे कि खुद खुद खेती करना कब होता है, जैसे खुद खेती करा भले ही मजदूर से करा है लेकिन उसके निरीक्षण में हो रही है, वो बैठा है देख रहा है, उसके निरीक्षण में मजदूर काम करे तो वो खुद खेती करना ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कि खुद हल चलाना पड़ेगा उसे, ऐसा नहीं है। खुद खेती करना मतलब आप लेबर से करा रहे हैं, वो खुद खेती करना ही माना जाएगा। आप बैठे वो सब काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, खुद खेती करना ही कहलाता है। लेकिन मान लो आपने बटिया बटिया क्या होता है कि आधा आपने किसी को जमीन दे दी और बोला कि भैया जो फसल होगी हमारी जमीन है तुम खेती कर लो, और जो भी फसल होगी वो जो लागत वगैरह आती है वो काट के आधी आधी अपन कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, जो भी होगा आप खेती करो हमारी और हम 50-50 कर लेंगे, क्योंकि हमारी जमीन है, मेहनत आपकी, तो बराबर बराबर हिस्सा कर लेंगे। तो वो चीज इसमें लागू नहीं होगी, कह रहा है उसके बारे में राज्य सरकार रोक लगा सकती है। मतलब ये इसके बारे में भी नियम बना सकती है कि जो खेती है वो स्वयं खेती करेगा, इसके बारे में भी नियम बना सकती है। अगला कहता है, परिदत्त कैनविस के लिए खेतीहरों को संदत की जाने वाली कीमत कीमत समय समय पर नियत कर सकेगी। ये भी कह रहा है कि अब स्वाभाविक सी बात है, जो खेतीहर है उसको कैनविस की खेती कर रहे हैं तो उनको जो मिलता है पैसा उसके बारे में तो उसको भी निश्चित कर सकती है कि क्या कीमत होगी समय समय पर। कोई कीमत फिक्स तो हो नहीं सकती, तो समय समय पर राज्य सरकार चाहे तो उसकी कीमतों का भी निर्धारण कर सकती है। आखिरी है उपधारा 1 के खंड का कि उपबंधों उपखंड 1 के उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा पत्रों के प्रारूप और शर्तें तथा ऐसे प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र दिए जा सकेंगे, ऐसी फीसें उसके लिए प्रभावित की जा सकेगी जो भेज की जाए। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो फीसें वगैरह होंगी, जो प्रारूप वगैरह होंगी अनुज्ञप्ति वगैरह के बारे में, उसके बारे में भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम आदि बना सकती है कि कैसे होंगे, किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ये वाला सेक्शन ये आपका खत्म हो गया यहीं पर, है ना। तो ये भी आपको पढ़ना नहीं, कुछ एक बार पढ़ लिया, अब बस आराम से बैठना, केवल सेक्शन याद रखना है। इसमें क्या रखना है याद, सेक्शन, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। एक बार पढ़ लिया और कुछ नहीं पढ़ना, समझ गए होंगे कि क्या क्या सभी चीजें करती है ना। तो कोई कुछ याद नहीं करना, केवल आपको क्या रखना है याद, इसमें सेक्शन बस याद रखना कि राज्य सरकार करेगी। सेक्शन 11 देखिए इसमें, ये चैप्टर जो है इसमें 11वां सेक्शन ये कहता है, स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों आदि का करस्तम कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होना। इंपॉर्टेंट जी कह रहा है, एनडीपीएस जो पदार्थ होते हैं कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होते, यानी कि कुर्की नहीं हो सकती। क्यों, अब ये पढ़ते हैं क्यों, देखिए क्या कहता है। तो ये याद रखना सेक्शन 11 कि जो वाले एनडी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, पहले इसी पे बन जाएगा कि एनडीपीएस पदार्थ की कुर्की हो सकेगी, जो हो सकेगा वो हो सकेगा। तो आपको याद रखना है कि कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होते, एनडीपीएस जो पदार्थ होते हैं कुर्की के दायित्वाधीन
नहीं होते। करस्तम कुर्की को ही बोलते हैं, इसलिए करस्तम या कुर्की लिखा है तो कुर्की के दायित्व भी नहीं होते। इसमें लिखा है किसी संविदा, किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ, कोका का पौधा, अफीम पोस्त, कैनबिस का पौधा किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश या टिक्करी के अधीन किसी धन की वसूली के लिए या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्तन कुर्की के दायित्वाधीन होंगे। ये कह रहा है धन की वसूली के लिए इनका किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा कुर्की का आदेश नहीं दिया जा सकता कि साहब इसकी कुर्की कर दो। किसी का धन वसूल करना है, मान लो कोई खेतीहर है, मान लो किसान है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, एनडीपीएस की फसल करता है, अब मान लो उस पर कोई केस चल रहा था, संपत्ति कुछ होती है ना, अब उस पर कोई केस चल रहा था, बेचारा करप्ट हो गया, उस पर पैसा नहीं बचा और न्यायालय ने आदेश दे दिया, बोले इसकी फसल खड़ी बोली एनडीपीएस की कोई कुछ कर दो, तो ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। ये कह रहा है कि इस तरीके की कुर्की का आदेश नहीं दिया जा सकता, चाहे न्यायालय द्वारा भी नहीं दिया जा सकता और कोई सक्षम प्राधिकारी तो उसके द्वारा भी नहीं दिया जा सकता। तो एनडीपीएस पदार्थों की कुर्की नहीं होगी। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 11। तो ये याद रखना, इंपोर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है एनडीपीएस पदार्थों की कुर्की के दायित्वाधीन होते हैं या नहीं। नहीं, एनडीपीएस पदार्थ कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होते। ठीक है, याद रखना। कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 11। सेक्शन 12 कहता है स्वापक औषधि और अनुमान प्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यवहार पर निर्बंधन। ये क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है कि एनडीपीएस पदार्थों के बाह्य व्यवहार पर निर्बंधन रोक लगा रहा उसके व्यवहार पर। कहा कि भाई आप ऐसा नॉर्मल चीज नहीं ना कि भैया दे रहा है किसी को भी दे दिया ले लिया, ऐसा नहीं है। तो इसमें लिखा कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की पूर्व प्राधिकार से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ही जो सरकार इसके अधीन अधिरोपित करे ऐसे किसी व्यवहार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ भारत से बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है। ये कह रहा है भारत के बाहर के आयात निर्यात की बात कह रहा है, तो किसकी अनुमति से किया जाएगा? केंद्र की अनुमति। आप भारत के बाहर से कोई ले रहे हैं, दे रहे हैं, माल को भेज रहे हैं, आयात निर्यात कर रहा है, कुल मिला के तो बगैर आप केंद्र की अनुमति के ऐसा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने अगर छूट दे होगी, आपको अनुमति दी होगी, तभी आप एनडीपीएस पदार्थ के भारत से बाहर आयात निर्यात या आयात कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब केंद्र सरकार ने छूट दे। तो ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसकी अनुमति चाहिए? केंद्र सरकार की। अगला कहता है सुरुचि कर्मक 13, सेक्शन 13। ये भी सेक्शन पूछे, मतलब तीनों सेक्शन चारों इसके लास्ट इंपॉर्टेंट है। सुरुचि कर्मक की निर्मितियों में उपभोग के लिए कोका के पौधे को और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष रूप से संबंधित बात आप याद रखना, सुरुचि याद रखना बस। सुरुचि कर्मक, कर्मक मतलब उसको आकर्षित बनाना, जो और भी चीजें मिला मिलू के बनाया जाता है ना, सुरुचि कर्मक। ये कह रहा है धारा 8 में किसी बात के होती हुई केंद्र सरकार किसी शर्त सहित या उसके बिना और सरकार की ओर से किसी सुरुचि कर्मक की निर्मिति में जिसमें कोई एल्केलाइड नहीं है उपयोग के लिए और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग के संग्रहण में कोका की पत्तियों के उत्पादन, विक्रय, कब्जे, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकेगी। ये कह रहा है कि ऐसे पदार्थ सुरुचि कर्मक मतलब और चीजों मिला के उसको मतलब रूप आकर्षित रूप बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो इसमें एल्केलाइड नहीं है। क्या नहीं है? ये याद रखना, क्या नहीं है? एल्केलाइड। एल्केलाइड अगर जिसमें नहीं है उनके बारे में कह रहा है कि अगर जिसमें एल्केलाइड नहीं है, वो काय की बात कर रहा है? कोका की कह रहा है ना, कोका की सुरुचि कर्मक, कोका की पत्ती, काय की कह रहा है? कोका, जो कोका का प्लांट है और जिसमें से एल्केलाइड निकाल लिए गए। क्या निकाल लिए गए? एल्केलाइड, मतलब पूरा की पूरा जो होता है एल्केलाइड निकाल लिए, पूरा सत्व निकाल लिया गया, उसमें कुछ बचा नहीं, दूसरा बचा है। तो एल्केलाइड है, उसको सुरुचि कर्मक तरीके से बनाया जा रहा है, तो उस पर छूट दे सकती है केंद्र सरकार के भारत से बाहर आयात निर्यात वगैरह। आपको कुछ बचा ही नहीं ना, एल्केलाइड मतलब पूरा निकाल ही लिया, भूसा बचा है, उसको आप कोई भी चीज मिला के डेकोरेशन और ये वो फलानी ढिकानी चीजें बना रहे हो, तो उसके पे सरकार चाहे तो छूट दे सकती है कि भारत से बाहर आयात निर्यात जो करना है उस पर सरकार चाहे, कौन सरकार? केंद्र सरकार, तो छूट दे सकती है। ठीक है, कब दे सकती है? ये भी क्वेश्चन बनता है, जब एल्केलाइड निकाल लिए जाते हैं तब।
कोका के पौधे के पूरे एल्केलाइड निकाल लिए गए। एल्केलाइड मतलब जो उसकी आत्मा थी पूरी निकाल ली, अब शरीर बची, लाश बची, बोलो ले जाओ। तो कोई कह रहा है कि जब पूरी आत्मा ही निकाल ली और फिर उसके बाद आप कुछ भी चीज मिला मिलू के उसको जो बना रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी यूज के लिए बना रहे हो, तो फिर उस पर सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। वैसे उसमें छूट नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो दे सकती है। 14 कहता है सेक्शन इस अध्याय का, कैनबिस के पौधे के विशेष उत्पादन। काय के संबंध में, ये भी सेक्शन याद रखना है। कैनबिस, कैनबिस के पौधे के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध। कैनबिस के पौधे के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन है किसमें, सेक्शन 14। ये भी पूछा जाता है स्पेशल प्रोविजन कहाँ है कैनबिस के पौधे में, तो 14 है। ये कहता है धारा 8 में किसी बात के होते हुए सरकार और साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विहित की जाए, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, फाइबर या बीज। फाइबर या, पहले देखेंगे फाइबर क्या होता है। फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए, ये भी याद रखें, औद्योगिक प्रयोजन के लिए या उद्यान कृषि के लिए। उद्यान मतलब बगीचा आदि के लिए, उद्यान, उद्यान कृषि के लिए, उद्यान कृषि प्रयोजनों के लिए किसी कैनबिस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा दे सकेगी। तो ये कह रहा है कि सरकार कैनबिस के पौधे करने की खेती की क्या काय के लिए छूट दे सकती, उससे फाइबर प्राप्त करने के लिए। फाइबर का मतलब क्या था, रेसे, जो रेसे होते हैं वो फाइबर बोलते हैं, जो लंबे लंबे रेसे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, जो रेसे होते हैं उसको फाइबर बोला जाता है, रेसों को भी फाइबर बोलते हैं, है ना। तो वो फाइबर प्राप्त करने के लिए या उसका बीज प्राप्त करने की बात कर रहा है, या फिर औद्योगिक प्रयोजन की बात कह रहा है, या उद्यान कृषि, बगीचा आदि के लिए, उद्यान कृषि के लिए भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो कैनबिस के पौधे के लिए जो है छूट दे सकती है। इसकी खेती के लिए क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। उद्यान के लिए मतलब सरकार ने छूट दे दी कि भैया कैनबिस का पौधा है, आप प्लांट जो नर्सरी वगैरह बनाए हैं, अगर सरकार छूट देती है, फिलहाल है नहीं, लेकिन अगर देना चाहे तो दे सकती है कि साहब आप अपने बगीचा में एक आध दो पौधे लगा सकते हो। उसकी मात्रा निश्चित कर दी कि साहब 2 पौधे 3 पौधे आप लगा सकते हो, काय के लिए, सुंदरता बढ़ाने के, कई लोग लगाते, शौक है पेड़ों का, लगा सकते हो। तो उस हिसाब से सरकार छूट दे सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो जैसे गांजे का पौधा होता है, अफीम का पौधा होता है, वो भी अपराध होता है, उसमें भी सरकार ने मात्रा निश्चित की है कि 1 पौधा या 2 पौधा से ज्यादा अगर आपके घर में पाए जाते हैं तो वो अपराध होता है। तो उसमें 1 या 2 पौधा का छूट है। एक आध पौधा तो उग आया तो मान लेता है कि चलो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उगता है तो सरकार क्या करेगी, उसको आपको पूरा एनडीपीएस एक्ट में डाल देगी, है ना। तो एक आध पौधा तो लग जाता है, उससे ज्यादा अगर कोई लगाता है तो अपराध आता है। उसमें भी सरकार ने निश्चित कर दी मात्रा कि 1 पौधा 2 पौधा, बस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 2 पौधे से आदमी बना तो पाएगा नहीं, उसमें कितना निकलना, वो बनाने लायक ही नहीं रहेगा तो उससे कोई वो एनडीपीएस पदार्थ बना सके, इसलिए, है ना। तो ये आपका हो गया अध्याय 3। अध्याय 4 जो है तो मंडे को देखेंगे। अध्याय 4 है, तो अध्याय 4 अपना रहेगा मंडे को।